वेलकम टू रिव्यू एग्जाम। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 7 जनवरी 2021 शिफ्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विक्रम साराभाई, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इस क्वेश्चन में अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात हुई है, तो अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। विक्रम अम्बालाल साराभाई, इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उन्होंने 11 नवंबर 1947 को अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। डॉक्टर साराभाई ने एक भारतीय उपग्रह के निर्माण और प्रक्षेपण के लिए एक परियोजना शुरू की। नतीजतन पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 में एक रूसी कॉस्मोड्रोम से कक्षा में स्थापित किया गया। अब बात इसमें इसरो की है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसरो के संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। और हाँ, इन क्वेश्चंस को बनाने में, टाइप करने में मुझे बहुत ही टाइम लगता है, तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके मेरा भी मोटिवेशन बनाए रखें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब विकल्प में पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना का उल्लेख है। अब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं या पूछे जाने की उम्मीद है, हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है, विकल्प में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उल्लेख किया गया है, सबसे आंसर भी वही है। तो सबसे पहले द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। भारी उद्योगों को इसमें प्राथमिकता दी गई। इस प्रश्न कई बार ये पूछा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलआईसी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये 1951 से 56 तक थी। यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थे। इसका मुख्य फोकस देश के कृषि विकास पर था। इसका मुख्य फोकस किस पर था? कृषि पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जुलाई 1955 को पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। जो भारतीय स्टेट बैंक है, ये भी याद रखना है कि प्रश्न कई बार पूछा गया है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या है? 1961 से 66 तक रही। इस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई। पूछा गया है कि आत्मनिर्भरता को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई? तीसरी पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर गाडगिल के नाम पर इसे गाडगिल योजना भी कहा जाता है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है कौन सी मॉडल पर आधारित है? इस योजना का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था। भारत 2 युद्धों में लगा हुआ था। 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इन युद्धों ने हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोरी को उजागर किया। रक्षा उद्योग, भारतीय सेना और कीमत के स्थिरीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। भारत में मुद्रास्फीति देखी गई। युद्ध और सूखे के कारण यह योजना अयशस्वी हो गई। अब चौथी पंचवर्षीय योजना से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये 1969 से 74 तक इंदिरा गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि है। 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। हरित क्रांति की शुरुआत हुई। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ। परिवार नियोजन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। यह विफल रहा और केवल 5.7% के लक्ष्य के मुकाबले 3.3% वृद्धि दर ही हासिल हो पाया। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना किसने की? होमी भाभा, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत के 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना डॉक्टर होमी भाभा के द्वारा की गई। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? भारत का 3 चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों की मोनाजाइट रेत में पाया जाने वाला यूरेनियम और थोरियम के भंडार के उपयोग के माध्यम से देश की दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए 1950 के दशक में होमी भाभा द्वारा भारत का 3 चरण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये पहली बार कब मनाया गया, ठीक है, अब ये क्यों मनाया जाता है, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था। तब से भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। वार्षिक उत्सव उस दिन को मनाने के लिए किया जाता है जिस दिन 1992 में 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया। ये अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2010 में 24 अप्रैल को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया। ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है? 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित हुआ था, इसलिए इसको 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल 23 अप्रैल को यूनेस्को द्वारा पढ़ने और पुस्तकों और कॉपीराइट की शक्ति को बढ़ावा देने, उजागर करने और विस्तार करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस दिन यूनेस्को का लक्ष्य एक समुदाय बनाना है ताकि दुनिया भर के पाठक एक दूसरे से जुड़ सके और बदले में अलगाव का मुकाबला कर सकें। अब विकल्प में यूनेस्को का उल्लेख है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को की स्थापना हुई कब थी? 4 नवंबर 1946। अगला क्वेश्चन है, 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? मॉरिशस, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी तक टोटल 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। 12 के 12 ही आपको याद होने चाहिए। लेकिन ये विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था, इससे संबंधित जो भी फैक्ट बन सकते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस, इसे विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में हिंदी भाषा के इतिहास और प्रचार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस वास्तव में उसी दिन मनाया जाता है जब पहला विश्व हिंदी दिवस नागपुर 10 से 12 जनवरी 1975 में हुआ। विश्व हिंदी दिवस उस सम्मेलन की वर्षगांठ का प्रतीक है जिसका उद्घाटन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा नागपुर में किया गया था। अब ये 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ है। वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा की पहुंच का विस्तार करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम 18 अगस्त 2018 को मॉरिशस में शुरू हुआ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने पोर्ट लुइस में सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी गई थी। इस वर्ष यानी 2018 का इसका विषय क्या रहा? हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति। जो 12 विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल और कब आयोजित हुए हैं ये भी पढ़ लेते हैं। 10 से 12 जनवरी के मध्य में ये नागपुर में पहला आयोजित किया गया। 1976 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित, उसके बाद में 1983 नई दिल्ली भारत, 1993 पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित किया गया, 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद व टोबैको में आयोजित किया गया, 1999 में लंदन में आयोजित किया गया, 2003 में परामारिबो सूरीनाम में आयोजित किया गया, 2007 में न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित किया गया, 2012 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, सितंबर 2015 में भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया और 2018 का पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित किया गया और फरवरी 2023 में यह नादी फिजी में आयोजित किया गया। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को बनाने में बहुत मेहनत के साथ में इन क्वेश्चंस को मैं अपने आप स्वयं टाइप करके आप लोगों के लिए तैयार करता हूं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल रिव्यू एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया, यानी इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। ये बंद क्यों कर दिया इसकी व्याख्या हम समझ लेते हैं। असहयोग आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया। सितंबर 1920 में कलकत्ता लाला लाजपत राय जिसके अध्यक्ष थे, कांग्रेस के एक अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की गई। असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन की ये अगली कड़ी थी। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज से अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए कार्य करें, हाथ कताई और बुनाई सहित स्वदेशी आदतों को अपनाएं, स्वदेशी सिद्धांतों को अपनाएं। पूरे आंदोलन को अचानक 11 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में गांधी जी द्वारा चौरी चौरा की घटना के बाद इसे रोक दिया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? हैदराबाद, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है क्या? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क भारत के 4 मेट्रो शहरों को जोड़ने के लिए 6 लेन वाले राजमार्ग बनाने की योजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली शहरों को ये जोड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे परियोजना का प्रभारी है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई 5,846 किलोमीटर है।
3633 मील है। स्वर्णिम चतुर्भुज 12 भारतीय राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ता है। इस परियोजना का जो उद्घाटन है अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था 1999 में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वर्ष 1999 में पूरी हो गई थी, योजना पूरी हो गई थी, लेकिन निर्माण कार्य आधिकारिक तौर पर वर्ष 2001 में शुरू हुआ। 2012 में ये बनकर तैयार हुआ और राष्ट्र को समर्पित हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ये जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी वो दिन कौन सा था? वो सोमवार का दिन था। स्थल कौन सा है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ग्वालियर टैंक, मुंबई। संस्थापक कौन है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका उपनाम है हर्मिट ऑफ शिमला। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। आरंभिक नाम क्या है? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्तमान नाम है, इसका शुरुआत में नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार सबसे पहले लॉर्ड डफरिन के दिमाग में आया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, और ये प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में आयोजित किया गया। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी, और ये अधिवेशन दूसरा अधिवेशन था जब दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की 1886 कलकत्ता। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये तीसरा अधिवेशन था बदरुद्दीन तैयब जी ने जिसकी अध्यक्षता मद्रास में की। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, 1888 इलाहाबाद में। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया दादा भाई नौरोजी द्वारा 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। प्रथम कांग्रेस का विभाजन रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत 1907, यहां पर 1908 हो गया है गलती से, आप 1907 याद रखिए। पहली बार जनगण मन कब गाया गया? पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में 1911 कलकत्ता में। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता। प्रथम, ये पहली महिला एनी बेसेंट है, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, 1925 के कानपुर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2019 तक घरेलू विदेशी पर्वतारोहियों के लिए कितनी हिमालय चोटियां ट्रैकिंग के लिए खुली है? 137, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, धनात्मक आवेश आयन को कहा जाता है धनायन, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब धनायन क्या है? यह धनात्मक आवेश आयन है। यह तब बनता है जब कोई धातु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कोई प्रोटॉन नहीं होता है, इसलिए उनके पास शुद्ध धनात्मक आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है, 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है? नॉर्वे, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें मानव विकास सूचकांक की है, ये जारी कौन करता है? इसे यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक इस बात पर जोर देता है कि किसी देश के विकास का आकलन करने के लिए लोगों और उनकी क्षमताओं को अंतिम मानदंड होना चाहिए, न कि केवल आर्थिक विकास। मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों पर आधारित है। एक, लंबा और स्वस्थ जीवन, दूसरे, ज्ञान तक पहुंच, और तीसरे, एक सभ्य जीवन स्तर। इस सूचकांक में जो 2020 का मानव विकास सूचकांक है, इस सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है। अब बात इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की है, यानी यूएनडीपी की है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1965। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, विवादास्पद बीजिंग के विरोध के बाद भारत ने 2017 में पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत ने विवादास्पद चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर बीजिंग के विरोध के बाद 2017 में पहले बेल्ट एवं रोड फोरम का बहिष्कार किया, जिसे नई दिल्ली की संप्रभुता संबंधी चिंताओं को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के माध्यम से बिछाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2020 तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। 31 अक्टूबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरूपी है? हीरा, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कार्बन के अपरूप, कार्बन अपनी संयोजकता के कारण अनेक अपरूपों का निर्माण करने में सक्षम है, या एक ही भौतिक अवस्था में एक ही तत्व के विभिन्न रूप हैं। कार्बन के प्रसिद्ध अपरूप ग्रेफाइट और हीरा हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की धारा 377 पर हड़ताल करने के लिए कानूनी लड़ाई नेतृत्व करने वाली प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है? मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील हैं, जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को हड़ताल करने के लिए कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड इरविन को लिखे गए अपने पत्र में महात्मा गांधी ने कितनी मांगे की, जिनमें से कुछ पर सहमति बन गई? उन्होंने गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाने लगा। कितनी
मांगे की 11 मांगे, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब इसमें उल्लेख किया गया है गांधी इरविन समझौता। ये हुआ कब था? गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य में हुआ था। 5 मार्च 1931 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। महात्मा गांधी ने अपनी 11 मांगों को वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने प्रस्तुत किया और उन्हें अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए अंतिम तिथि भी निश्चित कर दी। 31 जनवरी 1932 अंतिम तिथि निश्चित कर दी। महात्मा गांधी की 11 मांगे इस प्रकार थीं। पहली मांग, नमक कर का उन्मूलन और नमक के निर्माण पर सरकार का एकाधिकार, नागरिक प्रशासन और सेवा पर होने वाले खर्च को 30% तक कम करना, आपराधिक जांच विभाग सीआईडी में सुधार के लिए, नशीले पदार्थों और शराब का पूर्ण निषेध, नागरिकों को आत्मरक्षा के लिए हथियारों के लाइसेंस की अनुमति देने के लिए शस्त्र अधिनियम में संशोधन। छठा, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करना, डाक आरक्षण बिल का अपवाद, रुपया स्टार्लिंग विनिमय अनुपात को फर्स्ट यस एंड 4D में बदलने के लिए, विदेशी कपड़ों की आयात पर सीमा शुल्क लगाना, भारतीयों के लिए तटीय नौवहन का आरक्षण और भू राजस्व में 50% की कमी। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अब अगला क्वेश्चन है, 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश को प्रथम स्थान दिया गया? चीन, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंडोनेशिया ने जकार्ता और पालेमबांग में 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी की। इस 2018 के एशियाई खेलों का ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह के भारत के ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे। चीन 132 स्वर्ण पदक के साथ पहले स्थान पर है। अंत में भारत 8वें स्थान पर आया और भारत ने 16 स्वर्ण सहित कुल 70 पदक जीते। समापन समारोह के दौरान रानी रामपाल ने भारतीय ध्वज लहराया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार की पहल नहीं है? भारत सरकार ने राज्यों द्वारा चलाए जाने वाले उद्यमिता पाठ्यक्रम की घोषणा की, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, लेकिन इन्होंने पहल नहीं की है। यह भी सही पहल की गई है और ये वाली भी पहल की गई है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन, स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई है? यूनिसेफ, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब विकल्प में यूनिसेफ का उल्लेख किया गया है, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है। और 1965 में यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा यूनेस्को भी हम लोग समझ लेते हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है, इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पुनर्गठित किया गया? इंदिरा आवास योजना, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तत्कालीन ग्रामीण आवास योजना इंदिरा आवास योजना प्रभावी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना को पुनर्गठित किया गया अप्रैल 2016 से। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। इंदिरा आवास योजना क्या थी? यह ग्रामीण आवास के निर्माण से संबंधित थी। इसे 1985 में लॉन्च किया गया। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये व्यस्त क्यों है? उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग दुनिया में सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग दुनिया के 2 औद्योगिक रूप से विकसित भागों को जोड़ता है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग यूरोप के पश्चिमी तट के बंदरगाहों को और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के बंदरगाहों को जोड़ता है। यह कुल मिलाकर शेष विश्व की तुलना में अधिक विदेशी व्यापार करता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग, यानी कि कुल व्यापार का विश्व में जो कुल व्यापार होता है उसका 25% उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से होता है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कहा जाता है। अगला और कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत ने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया? 1974, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। पहला परीक्षण का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, जो मई 1974 में आयोजित किया गया। और दूसरा परमाणु परीक्षण 2 मई 1998 को किया गया। पोखरण 2 का नाम ऑपरेशन शक्ति था, लेकिन पहले का स्माइलिंग बुद्धा था। अगला क्वेश्चन है, 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब मतलब चीन में आयोजित होने वाले थे, तो ये वर्तमान में चीन में आयोजित हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया। इस क्वेश्चन की व्याख्या क्वेश्चन नंबर हम 7 में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर व्याख्या पढ़नी समझने की आवश्यकता नहीं है, आप क्वेश्चन नंबर 7 की ही व्याख्या समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का घटक नहीं है? पेपर कंप्यूटर का एक घटक नहीं है, इसके अलावा मेमोरी, सीपीयू और एएलयू ये कंप्यूटर के घटक हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? वायु प्रदूषण, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वायु प्रदूषण का मानव शरीर के अधिकांश अंगों और प्रणालियों पर प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोगों का कारण बनता है। वायु प्रदूषण कई श्वसन रोगों का कारण और गंभीर कारक है, जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, दमा और फेफड़े का कैंसर। न्यूमोकोनियोसिस एक सांस की बीमारी है जो आमतौर पर कोयले की खदान में काम करने वाले लोगों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर दूरस्थ लॉगिन की सुविधा क्या है? टेलनेट, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। टेलनेट कंप्यूटर पर दूरस्थ लॉगिन की एक सुविधा है। टेलनेट एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर द्विदिश संवादात्मक पाठ उन्मुख संचार प्रदान करने के लिए वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन का उपयोग करता है। टेलनेट कंप्यूटर पर दूरस्थ लॉगिन की सुविधा प्रदान करता है। यह टर्मिनल इम्यूलेशन उद्देश्यों को भी सुविधाजनक बनाता है। टेलनेट को वर्ष 1969 में विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन हैं? 26, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र के भारत में कुल 26 संगठन हैं। अब बात इसमें संयुक्त राष्ट्र की है, तो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार का घनिष्ठ सहयोग का इतिहास लंबा रहा है। भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में अब 26 संगठन शामिल है जिन्हें देश सेवा देने का सम्मान प्राप्त है। भारत अपनी स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। 26 जून 1945 को भारत और अन्य 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। भारत संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा संचयी सैन्य योगदान करता है, जिसने अब तक संयुक्त राष्ट्र के 71 शांति मिशनों, मतलब टोटल 71 शांति मिशन हुए हैं, जिसमें 50 के लिए सैनिक उपलब्ध कराए हैं। 1950 में भारत को परिषद में अपने पहले 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था। अब ये क्वेश्चन भी आगे सिर्फ कभी भी पूछा जा सकता है या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली बार भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 साल के कार्यकाल के लिए कब चुना गया? वर्ष 1950 में। जनवरी 2007 में भारत ने लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा करने पहली बार महिला पुलिस भेजी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें रद्द करने के लिए मजबूर किया? हल्दी, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 2019 की जीडीपी रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत की रैंक क्या है? 5वीं रैंक है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 2019 की जीडीपी रैंकिंग के अनुसार भारत का आकार मामले में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का अर्थ क्या है? पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का अर्थ वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, यानी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है। क्लोरीन, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व क्लोरीन है। यह समूह 17 का सदस्य है। ये पी ब्लॉक का तत्व है। जो आवर्त सारणी है उसमें SPDF ब्लॉक है, जिसमें ये पी ब्लॉक का तत्व है, जिसका अर्थ संयोजी कक्षा इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्षा पी की उपकक्षा में है। क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Cl है और परमाणु क्रमांक 17 है। दूसरा सबसे हल्का हैलोजन तत्व। यह आवर्त सारणी में क्लोरीन, ये तत्व फ्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में स्थित है। इसके अणु ज्यादातर उनके मध्यवर्ती होते हैं। क्लोरीन कमरे के ताप पर एक पीली हरी गैस होती है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य घटते क्रम में इस प्रकार है। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश। और भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य इस प्रकार हैं। सबसे छोटा राज्य, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, उसके बाद में मिजोरम, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में गोवा और उसके बाद में नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, पेरिफेरल इनपुट और आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? 256, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पेरिफेरल इनपुट और आउटपुट में 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट था जिसे कब पारित किया गया था? वर्ष 1919, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता था। गांधी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कौन सा वाटरशेड विकास और प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया गया? हरियाली, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हरियाली केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित एक वाटरशेड विकास और प्रबंधन कार्यक्रम है। यह परियोजना ग्राम पंचायत स्तर पर जन भागीदारी से क्रियान्वित की जा रही है। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
भारत को अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 8 बार, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा भी गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण निकायों में से एक है। भारत को अक्टूबर 2020 तक 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। सबसे पहले भारत को 1950 से 51 में चुना गया, उसके बाद में 1967 68 में, 1972-73 में, 1977-78 में, 1984-85 में, 1991-92 में, 2011-12 में, 2021-22 के लिए परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। अब बात इसमें संयुक्त राष्ट्र की है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देश कितने हैं? 193। 193वां सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान है, जो 2011 में शामिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 है। चीन, रूस, फ्रांस, यूके और अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर के अंतर्गत आता है? द्वितीय उपभोक्ता, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? शौकत अली और मोहम्मद अली, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया। ये आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन भारत में एक अखिल इस्लामी ताकत है जो 1919 में ब्रिटिश राज के दौरान भारत के मुस्लिम समुदाय के बीच एकीकरण के प्रतीक के रूप में तुर्क खलीफा को पुनर्जीवित करने के लक्ष्य के साथ शुरू हुआ था। शौकत अली और मोहम्मद अली ने भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। नेताओं ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और खिलाफत आंदोलन के लिए गांधी के समर्थन के बदले अहिंसा की कसम खाई। मार्च 1922 में गांधी के अपने आंदोलन को स्थगित करने और उनकी गिरफ्तारी ने खिलाफत आंदोलन को और भी कमजोर कर दिया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल के दौरान खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको आंसर बताना है। और हाँ, इन 40 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो ये था आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी 7 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।